नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मध्यमान, दूसरा होता है मध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। इसके हम लोग प्रकार को धीरे धीरे अलग अलग पूरा मध्यमान हम लोग पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से मध्यमान निकालेंगे, उसके बाद मध्यिका निकालेंगे। उससे पहले आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अर्थ क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, इनके विशेषता क्या हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले चैनल पे जितने भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अपने क्लास लगभग आपकी क्लास प्रातः 9 बजे से रेगुलर, आपकी क्लास लगभग रेगुलर अगर ना कहा जाए तो एक आध दिन अगर आपका गैप कर दिया जाए तो 1 या 2 दिन के गैप पे आप लगभग 9 बजे के आसपास सुबह में आप लोग जरूर एक बार चेक कर लिया करिए। चैनल पे आकर के आपकी क्लास लगी रहती है। 8 बजे आपके अमरमणि शंकर सर की क्लास लगी रहती है, जो कि वह लगभग रेगुलर चल रही है क्लास उनकी। इस तरह से आप सुबह 7 से 8 बजे आप एक बार अपना क्लास जरूर आप लोग चेक कर लिया करिए, ताकि आपकी जो भी क्लास लगी हो आप लोग उसको देख लिया करिए। तो आप आइए देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है हमारा है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट का मतलब ही होता है किसी न किसी चीज़ का माप करना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से ही मतलब होता है कि केंद्र, किसी भी चीज़ की जब हम माप करेंगे तो उसके केंद्र में चीज़ें लेकर के आएंगे, उसका एक कोई ना कोई वैल्यू एक निकाल के लेके आएंगे। देखिए है क्या कि अनुसंधान के क्षेत्र में किसी समूह के विशिष्ट योग्यता को जानने के लिए हमें समूह के केंद्रीय माप की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको पहले बताएं कि समूह में जितने भी रहेंगे शब्द या जितने भी अंक रहेंगे उन सभी अंकों के माप हम करेंगे, ताकि उनके केंद्र में जो मान हो उसको हम पता कर पाएं। आप उसमें यहाँ पे दिया गया है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जब भी किसी चीज़ की जब खोज की जाती है, जब भी हम माप करेंगे, जब भी किसी चीज़ की नई हम खोज करेंगे, तो उस खोज में किसी समूह, कोई एक समूह रहेगा, छात्रों का समूह रहेगा, बालकों का समूह रहेगा, क्लास का समूह रहेगा, जो भी समूह रहेगा उस समूह की विशिष्ट योग्यता होती है, या विशिष्ट योग्यता को जानने के लिए हमें समूह के केंद्रीय माप की आवश्यकता पड़ती है कि उसके सबसे केंद्र में कौन सा व्यक्ति है या उसका केंद्र क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, उसको हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम आपको बार बार बताए हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम 3 प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला मध्यमान के द्वारा, दूसरा मध्यिका के द्वारा और तीसरा बहुलक के द्वारा। इनके 3 प्रकार होते हैं, तो वो अलग अलग हम पढ़ाएंगे। मध्यमान क्या होता है, मध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, वो अगले वीडियो में आपको सब मिलती चली जाएंगी। आगे देखिए क्या है कि सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को औसत मान भी कहा जाता है। हम आपको पहले ही बता दिए कि जो आपका औसत मान, जैसे औसत भी आप निकालते हैं तो क्या निकाल के लेके जाते हैं कि कोई एक मध्यमान की, कोई एक बीच की या कोई एक केंद्र की वैल्यू, कि उसके सभी वैल्यू को जोड़ करके जितना मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी उससे जब आप भाग करते हैं, या अलग अलग भी मान होते हैं औसत निकालने का, तो उसका जब भी आप औसत निकालते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। उसके केंद्र में जो भी वैल्यू होती है उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए सिम्पसन के अनुसार, कि सिम्पसन महोदय ने क्या कहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, तो इन्होंने बताया था कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है। एक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वह एक विशिष्ट मूल्य है। वह मूल्य क्या है, जिसके चारों तरफ अन्य अंग संगठित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द दे दिया या कोई अंक दे दिया, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, मान लीजिए इस तरह से कोई दे दिया संख्या। उन संख्याओं को हम इसमें निकालेंगे कि इनके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालना या औसत निकालना दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इन 5 संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 से इसमें भाग कर देंगे। तो इनके जो मध्यमान की या इनके जो केंद्र की जो भी संख्या होगी उसको हम लोग जान लेंगे, उसको हम लोग जान के मतलब जानने का प्रयास करेंगे। वही हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएगी, वही हमारा औसत निकल के आता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों तरफ, मान लीजिए किसके बीच की वैल्यू आ गई 6, तो इसके चारों तरफ का मतलब इधर की वैल्यू 2 4 नहीं मिल गई, इधर की वैल्यू 8 9 मिल गई, तो इनके चारों तरफ अन्य संगठित होते हैं। मतलब अन्य जो भी वैल्यू होते हैं, जो भी संख्याएं होती हैं वो भी संगठित होते हैं, या जो
अंकों के दो अर्ध भागों में विभाजित करता है, जो अंकों के दो अर्ध भागों में विभाजित करता है, मतलब कि इनको अलग अलग भागों में, जैसे मान लीजिए इनके बीच की वैल्यू अगर मान लीजिए 6 है और इनके अलग ये भाग अलग है, ये भाग चीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 6 है तो इनके 6 के केंद्र में मान लीजिए इनके इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए 2 4 है, इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 9 है। तो वही चीज कह रहा है कि दो अर्ध भागों में विभाजित करता है, एक भाग इधर आपका निकल जाएगा और दूसरा भाग दूसरी तरफ निकल जाएगा, यही होता है दो अर्ध भाग। तो आप समझ गए होंगे कि इनके एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जो कि इनके चारों तरफ अन्य संगठित होते हैं या जो भी अंक संगठित होते हैं, और उन अंकों को या उन अंगों को या जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब यही है कि जो भी संख्याएं होंगी हमारे पास, जो भी वैल्यू होगा, उन वैल्यू को केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उनको दो अर्ध भागों में या दो भागों में उसको विभाजित करता है। वही चीज क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है, या वही चीज औसत कहलाता है, वही औसत मान भी कहलाता है। आप समझ गए होंगे सिम्पसन के अनुसार, और इन्होंने परिभाषा ही बताया है। औसत भी ऐसे ही निकाला जाता है कि ये 5 भाग है, इसमें से 5 से भाग दे दीजिए इसमें जोड़ करके, और इनका जो भी बीच का वैल्यू आएगा उनके दो अर्ध भागों में उनको वो विभाजित कर देता है। एकदम क्लियर, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा जो भी टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर से अगले वीडियो में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि रास के अनुसार रास महोदय क्या कहना चाहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को। तो रास महोदय कहना चाहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसका जो मान है वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी आंकड़े हम दिए रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको 5 आंकड़े सिर्फ दिए थे, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे आंकड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंकड़े आपको दे दिए गए हों तो उस सारे आंकड़ों को सर्वश्रेष्ठ उनका प्रतिनिधित्व करता है और समूह के उपलब्धि के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है। संक्षिप्त विवरण देने का मतलब आपको हम पहले ही बता दिए कि जब भी इसका हम औसत निकालेंगे, जब इनके केंद्र का जब हम मान निकालेंगे तो वह केंद्र का मान या औसत से जो भी वैल्यू आती है, एक संक्षिप्त एक वैल्यू सिर्फ आती है, सिर्फ एक अंक निकल करके आता है। वही चीज यहाँ पे है कि वह एक संक्षिप्त विवरण देता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें क्या समझ में आ गया कि जो कुछ भी उसका मान होता है, जो भी उनके द्वारा दिया गया जितने सारे ज्यादा से ज्यादा आंकड़े होंगे वो सर्वश्रेष्ठ उनका प्रतिनिधित्व करता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। और उसमें उनके समूह में जो भी उपलब्धि के बारे में जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उनका एक संक्षिप्त विवरण देना है या उनका एक संक्षिप्त विवरण निकल करके आता है, वही कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आप कहीं न कहीं एक सिम्पसन के अनुसार, एक रास महोदय के अनुसार आप परिभाषा देख लिए और आपको हम बताएं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उनके 3 प्रकार होते हैं। उनको 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रकार आपका क्या है तो मध्यमान है, दूसरा प्रकार क्या है तो मध्यिका है, और तीसरा प्रकार क्या है तो बहुलक है। हम इन 3 प्रकार से इनके पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है, इनके विशेषता तो नहीं, इनके गुण क्या होते हैं और इनके दोष क्या होते हैं। तो एक बार पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम लोग इनके गुण और इनके दोष को देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के गुण और दोष क्या क्या है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके गुण और दोष क्या हैं। तो देखिए इनके गुण क्या हैं और इनके दोष क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप, उसके गुण क्या हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जब हम गुण को जब देखना चाहेंगे तो इनके गुण में सबसे पहला ही गुण देखिए क्या है कि यह समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का यह मतलब है कि जो कुछ भी हमारे समूह में जो भी अंक दिए रहेंगे, जो भी संख्याएं दी रहेंगी, तो उन संख्याओं का वो प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब यह है कि जो भी संख्याएं दी रहेंगी तो उनका वो 2 भागों में विभाजन करता है। उनकी जो बीच की संख्या होती है उनको बताता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो भी संख्याएं, जो भी उनका अंक दिया रहेगा, जो भी उनके मान दिए रहेंगे, उनका वो सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। उसमें से सर्वोत्तम मतलब जो औसत मान जो होता है उसको जानने का प्रयास करता है, वो बताता है। दूसरा देखिए क्या है कि यह समस्त वर्ग के गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करता है। जब आप औसत निकालते हैं और उसका एक आंसर आप निकाल पाते हैं, वो एक संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो वही चीज़ है कि यह समस्त वर्ग के जो भी वर्ग में हमारे जितने भी संख्याएं दी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दी रहे या कम से कम संख्या दी रहे, उन संख्याओं का, उन अंकों का जब हम औसत निकालते हैं या मध्यमान निकालते हैं या उनके जब केंद्रीय प्रवृत्ति की जब हम माप जब निकालते हैं तो उसमें उसका जो आंसर जो निकल करके हमको आता है वह एक संक्षिप्त रूप में निकल के आता है। एक उसका एक छोटा सा संक्षिप्त रूप होता है, वही उसका क्या है संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि यह
दो या दो से अधिक समूह के कार्यों एवं गुणों की तुलना केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। दो या दो से अधिक अगर मान है तो उनका वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बहुत आसानी से वो कर देगा। जैसे कि आपको औसत निकालना है तो औसत किसका आप निकालेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास 2 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, 10-20 संख्याएं होंगी, तभी तो उसका आप औसत मान निकाल के लेके आएंगे, तभी तो उसका आप माप निकाल पाएंगे, उसका औसत निकालेंगे। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक समूहों के कार्यों एवं गुणों की तुलना केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा सरलता से किया जा सकता है या किया जाता है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि उच्च सांख्यिकी विश्लेषण में जो हमारा सांख्यिकी जो हम पढ़े थे उसमें जो उच्च सांख्यिकी जो है उसमें विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वह बहुत ही उपयोगी हैं। कहीं ना कहीं जब हम सांख्यिकी जब पढ़ते हैं तो उस सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इनके केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उनके 3 प्रकार हैं, मध्यमान, माध्य, मध्यिका, मध्यमान और माध्य की चीज़ है, तो माध्य और मध्यिका और बहुलक, ये जो 3 प्रकार के जो हैं, यही 3 प्रकार के माप जो हैं वो सांख्यिकी जो हमारी है उसमें ये माप बहुत ही क्या है, उपयोगी हैं। कहीं ना कहीं जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जब माध्य, मध्यिका, जब बहुलक जो हम निकालते हैं या जब इनके जब सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे सांख्यिकी में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब हम लोग देखें गुण। अच्छा, एक किसी ने कमेंट भी किया था कि सर ये कहीं ना कहीं क्या है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं कुछ है नहीं। जैसे आप अपनी एक भाषा कुछ बना लेते हैं तो वही मैं आपको समझाने के लिए कहीं ना कहीं एक टेक की तरह ले लेता हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ है नहीं, एक शब्द हम ले लिए हैं जिसको कि आपको समझाने के लिए वो कहीं ना कहीं हम उपयोग कर लेते हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है इनके दोष क्या क्या है। इनमें पहला ही दोष क्या है कि इनके द्वारा केवल व्यक्तिक विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला जाता है या व्यक्तिक विशेषताएं जो होती हैं उस पर ही प्रकाश पड़ता है, यही इनके दोष हैं। केवल एक ही व्यक्ति या कुछ ही जो व्यक्ति विशेषता जो होती है उसकी सिर्फ उसी पे प्रकाश पड़ता है, संपूर्ण विकास इनका नहीं हो पाता है। आगे देखिए क्या है दूसरा पॉइंट कि जो सामूहिक गुण इनके होते हैं, जो इनकी विशेषताएं होती हैं और उनके उपलब्धियों पर उन अवस्थाओं में जब समूह में विषम जाति हो, कहने का मतलब कि जब अंक हों तब तो ये निकाल लेंगे हम, औसत अगर निकालना हो, लेकिन उसी अंक के जगह पे कहीं कुछ और भी उनकी जाति से अलग कोई अगर संख्या दे दिया गया है तो उससे वो नहीं निकाल पाते हैं उसका औसत। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि जब समूह विषम जाति का हो तो ये प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाते हैं। यही इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं, यही इनके दोष हैं कि जब इनके समान जाति के जब होंगे, जब एक ही समान के अंक होंगे, कितना हो ज़्यादा हो या कितना भी कम हो, तब तो हम उसका औसत निकाल पाते हैं, तब तो उसके माध्य, मध्यिका, बहुलक के बारे में हम पाते हैं। लेकिन वही संख्या के जगह मान लिया कहीं गामा दे दे, ईटा दे दे, फाई दे, साई या कुछ ऐसी राम मोहन की तरह कुछ ऐसे सवाल में कुछ दे दे, तब उसका हम प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, तब उसको हम आपस में उसका औसत नहीं निकाल पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर सम जाति का होगा तब तो ठीक, और नहीं तो अगर विषम होगा तब नहीं निकाल पाएंगे, और सिर्फ ही अगर अंक होगा तभी हम निकाल पाते हैं, बाकी हम नहीं निकाल पाते हैं। ये इनके दोष हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि समूह की औसत उपलब्धि का ज्ञान, इनके जो समूह हैं उनके औसत जो भी हम निकालते हैं तो उस औसत उपलब्धि का जो ज्ञान होता है इससे प्राप्त हो जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हम जो उनके औसत निकालते हैं या औसत उपलब्धि का ज्ञान तो हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन परंतु सर्वोत्तम या निष्कृष्ट उपलब्धि वाले व्यक्ति का ज्ञान इस माप के द्वारा संभव नहीं हो पाता है कि किसी व्यक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना गुण उसके अंदर है या वो कितना निकृष्ट है, उसके उपलब्धि जो व्यक्ति होता है उसका कितना ज्ञान है, इसके बारे में हम इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो यही चीज़ें आपका था कहीं ना कहीं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके हम लोग देखे अर्थ को, इसके हम लोग देखे परिभाषा को, इसके गुण को भी देखे और इसके दोष को भी देखे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले हम लोग देखेंगे। तो हम जैसा कि समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और स्क्रीनशॉट इसलिए हम नहीं दिलवाते हैं, आप इसलिए भी दिलवाते हैं कि स्क्रीनशॉट आप जब लेते हैं तो उससे आप नोट्स बनाया करिए। आप नोट्स बना करके आप रखेंगे तो उस चीज़ को आपको पेपर में बहुत ही उपयोगी होगा, ताकि
इस तरह से हम आपको पढ़ा दिए, आज आपको समझ में आ गया, याद हो गया, लेकिन आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने बाद जब पेपर होता है तो वो चीज़ें आपकी भूल जाती हैं, या जो समझाने का तरीका है भूल जाता है। आपका मान लीजिए डाटा खत्म हो गया, आप कहाँ से देखेंगे? तो इसलिए अगर आप स्क्रीनशॉट ले करके या इसको नोट्स आप बनाते चलिए। कितने लोग कहते हैं सर आप नोट्स हमको भेज दीजिए, सर PDF में नोट्स भेज दीजिए। हम नोट्स भेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नोट्स हमें करना क्या, हमें बहुत आसानी हो जाएगी। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसी का, या इसी का हम फोटो ले लेंगे और उसी चीज़ को आपको PDF में हम डलवा देंगे टेलीग्राम पे। लेकिन इसमें आप क्या जान पाएंगे, इसमें आप क्या समझ पाएंगे? जो इस शब्दों को जो हम समझाते हैं वो चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। तो उस चीज़ को आप जब समझा करिए, वीडियो को देखा करिए, तो उसी के साथ साथ नोट्स बनाया करिए। आपको उसमें हमारे समझाए द्वारा ही बातें कुछ होती हैं उनको भी आप लोग उसमें लिख लिया करिए, ताकि आप जब पेपर में बैठेंगे तो वो सभी बातें आपको याद आती है। तो इसलिए आप नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा वो कारगर साबित होगा। तो इसी के साथ हम जान रहे हैं कि आज आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप थे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, और वीडियो को शेयर तो किया करिए, ताकि आप लोग एक कमेंट भी जरूर सुचारू रूप से आप बहुत ही अच्छा और उत्साहवर्धक कमेंट किया करिए, ताकि एक ऊर्जावान हमको भी ऊर्जा मिले और आपको जल्द से जल्द हम वीडियो आपको दें। और इसी के साथ आपसे हम विदा लेना चाहते हैं।